स्टूडेंट्स, बीएससी थर्ड ईयर। देखिए बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपकी यूनिट कंप्लीट हो गई है, जो कि यूनिट 5 थी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको देखिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताना चाहूँगी आज क्लास में। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इसलिए क्योंकि देखिए मैंने यूनिट कंप्लीट करवा दी है, मेरी तरफ से एक चैप्टर आपका इसका बायो इनऑर्गेनिक कंप्लीट हो गया है, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे कोई समझ में ही नहीं आता कि इस यूनिट में से या इस चैप्टर में से किस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, तो आज हम वही डिस्कस कर लेते हैं कि किस तरह के प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आ चुके हैं और कैसे यहाँ पर क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो हमारा जो टॉपिक है वो यही है कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके 6 मिनट्स के हैं। वैसे तो मैंने जब भी आपको चैप्टर करवाया है, चैप्टर में हर पॉइंट्स मैंने यहाँ नया टॉपिक जब करवाया है, अगर कोई इम्पोर्टेंट था तो मैंने आपको वहाँ मेंशन किया था कि इसको ध्यान से देख लेना। फिर भी हम डिस्कस कर लेते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन आ चुके हैं प्रीवियस ईयर में। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है जैव प्रणाली में मुख्य एवं सूक्ष्म तत्वों पर एक लेख लिखिए। बायोलॉजिकल सिस्टम। अब देखिए ये वाला जो क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा कि इसमें हमें क्या करना है। देखिए मैंने आपको चैप्टर के स्टार्टिंग में ही 2 टॉपिक करवाए थे, जिसमें मैंने आपको बताया था सबसे पहले एसेंशियल एलिमेंट्स के बारे में, ऐसे तत्वों के बारे में जो हमारे शरीर में बहुत ज्यादा मात्रा में आवश्यक होते हैं, जिसमें कैल्शियम मैग्नीशियम वगैरह थे। ठीक है, जबकि ट्रेस वाले भी हमने पढ़े थे, इसकी अलग से सारणी बनी थी, इसमें भी कई सारे तत्व आए थे, जैसे कि फ्लोरीन था इसमें, और भी अन्य तत्व थे मॉलिब्डेनम, फ्लोरीन, कोबाल्ट, क्रोमियम वगैरह, जिंक, ये सभी भी सूक्ष्म मात्रा में आवश्यक थे एक स्वस्थ शरीर को काम करने के लिए। ठीक है, तो इन दोनों के बारे में आपको लिखवाया था। ये क्वेश्चन लगभग 10 नंबर तक का क्वेश्चन आ सकता है, तो आपको क्या करना है कि सारे के सारे पॉइंट्स लेते हुए कवर करते हुए एक 10 नंबर के आसपास का पूरा मैटर लिखना है। ठीक है, एसेंशियल एलिमेंट्स हमारे कौन कौन से थे? कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम, पोटेशियम। ठीक है, ये सारे के सारे एसेंशियल भी थे और ये भी करीबन 10 के आसपास ही थे। और ट्रेस में भी मैंने काफी सारे आपको करवाए थे, वो भी 12 के आसपास हुए थे। ठीक है, तो दोनों के बारे में आप अपने हिसाब से लिख देना। इस टाइप का ये क्वेश्चन यहाँ पर बन सकता है। ठीक है, इसके अलावा जरूरी नहीं है कि आपसे पूरा एक शॉर्ट नोट लिखवाया जाए, इसके अलावा एक क्वेश्चन इस तरह से भी आ सकता है कि किसी एक, जैसे कि कैल्शियम के बारे में पूछ लें कि कैल्शियम का जैव प्रणाली में क्या उपयोग है, ये क्वेश्चन आया हुआ है प्रीवियस ईयर में। मैग्नीशियम के लिए आ चुका है, तो जरूरी नहीं है कि कंप्लीट आपसे पूछा जाए, किसी एक के बारे में भी आ सकता है। ठीक है, तो उस टाइप का क्वेश्चन मैं आपको लिखवा देती हूँ।
CaMg तथा K। मैंने यहाँ पर तीनों लिखे हैं, इनमें से एक भी आ सकता है। उसी हिसाब से आपको मैटर लिख के आना होगा कि जैविक तंत्र में भूमिका का वर्णन कीजिए। तो इस टाइप से भी क्वेश्चन आ सकता है। और ये वाला जो क्वेश्चन आएगा, जैसे कि अगर ये कैल्शियम के लिए आ रहा है तो ये 2 या 2.5 नंबर के आसपास का क्वेश्चन आया था। और ये कैल्शियम के लिए स्पेशली कैल्शियम वाला जो क्वेश्चन आया था वो 2019 में आ चुका है। ठीक है, तो इस हिसाब से आप देख लेना कि आपसे कितने मार्क्स क्वेश्चन पूछा गया है, उस हिसाब से आप मैटर लिख के आएंगे। अगर ये पूरा का पूरा एक कंप्लीट ऐसे क्वेश्चन आता है तो ये 10 नंबर का हो जाएगा। ठीक है, तो नोट कर लें क्वेश्चन को। इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं कि इसके बाद और कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि एक टॉपिक आया था सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम मैग्नीशियम पंप का, और मैंने जब भी आपसे पढ़ाया था मैंने आपसे कहा था कि ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। तो अगला क्वेश्चन उसी से जुड़ा हुआ है, देखते हैं किस टाइप का क्वेश्चन बनेगा। थर्ड क्वेश्चन, मानव शरीर में सोडियम, पोटेशियम पंप व कैल्शियम मैग्नीशियम पंप की कार्यप्रणाली को समझाइए। Explain the function of sodium, potassium pump and calcium magnesium pump in human body। ठीक है, तो ये वाला जो टॉपिक है इसके बारे में आपको पढ़ा चुकी हूँ और मैंने ये बताया था कि ये टॉपिक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो देखिए सोडियम पोटेशियम पंप, सबसे पहले तो इसके बारे में थोड़ा सा देख लें कि सोडियम पोटेशियम जो पंप होता है, जैसे बताया था कि दोनों की वजह से आंतरिक और बाह्य कोशिका द्रव होते हैं, दोनों आपस में एक दूसरे से इंटरचेंज होते हैं। किस तरह से सोडियम की अगर अधिक मात्रा बढ़ जाती है तो वो पोटेशियम के द्वारा स्थानांतरित हो जाती है, यानी पोटेशियम उसको धक्का मार के बाहर निकाल देता है। ये काम होता है सोडियम पोटेशियम पंप का। और इसी प्रकार का पंप था कैल्शियम मैग्नीशियम पंप का। ठीक है, तो करीबन 5-6 नंबर का ये क्वेश्चन आ जाता है। जरूरी नहीं दोनों चीजें कुछ
पोटेशियम के बारे में ही पूछ ले, और ये वाला जो टॉपिक है सोडियम पोटेशियम वाला वो उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पे कई बार क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, तो थर्ड क्वेश्चन नोट करें। इसके बाद अच्छा एक क्वेश्चन और मैं आपको पढ़ के ऐसे सुना देती हूँ। जैव प्रणाली में सोडियम पोटेशियम पंप की जैव प्रणाली में सोडियम पोटेशियम पंप की क्या भूमिका है? क्या भूमिका है? इंग्लिश में व्हाट इज द रोल ऑफ सोडियम पोटेशियम पंप इन बायोलॉजिकल सिस्टम। ठीक है, तो यहाँ पर हमने कार्य प्रणाली देखी, तो कार्य प्रणाली में हमको अपना फंक्शनिंग बतानी है और भूमिका की अगर बात की जाए, ठीक है, कि क्या उसका रोल है, तो रोल यही है कि जब सोडियम की मात्रा, अगर सोडियम पोटेशियम पंप के लिए कहें कि अगर सोडियम की मात्रा शरीर में बढ़ रही है तो उसको रोकने का काम करता है पोटेशियम स्थानांतरित कर रहा है सोडियम को। ठीक है, तो इस तरह से भी क्वेश्चन बन सकता है, आपको लिखना तो कोई मैटर है, बस एक पूछने का तरीका अलग हो गया। एक में आपसे वर्किंग प्रोसेस पूछ लिया गया है जिसे हम कह रहे हैं फंक्शनिंग, और दूसरे में आपसे पूछा गया है कि क्या रोल है बायोलॉजिकल सिस्टम में। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा इसके बाद। अगला क्वेश्चन है मेटलोपॉर्फिरिन के बारे में। अब देखिए मेटलोपॉर्फिरिन जो क्वेश्चन है इसके बारे में मैंने आपसे कहा था कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। धातु पॉर्फिरिन क्या होते हैं? धातु पॉर्फिरिन व्हाट इज मेटलो व्हाट इज मेटलोपॉर्फिरिन मीन्स। ठीक है, तो देखिए मेटलोपॉर्फिरिन के बारे में आपको क्या करवाया था, मैंने आपको इसमें शॉर्ट आउट लिखवा दिया है। मेटलोपॉर्फिरिन का अगर आपके पास क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले आप क्या करेंगे कि आपको स्ट्रक्चर बताना है, किस तरह का स्ट्रक्चर होता है, और इसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, पूरा स्ट्रक्चर हमने समझ लिया। उसमें जैसे कि हमें पता है कि जो केंद्र है उसमें एक छिद्र बना होता है जिसमें धातु आयन का प्रवेश होता है। उसके बाद यह बन जाता है पॉर्फिरिन, जो है वो बन सकता है धात्विक पॉर्फिरिन। तो आपको सारी चीजें क्या होनी पड़ेगी, किस तरह से ये पॉर्फिरिन का डेरिवेटिव है, और इसमें जब दो जो पिरोल है अपने हाइड्रोजन को प्रोटॉन के रूप में दे देते हैं तो उसके बाद वहां पर जो चार्ज रह जाता है वो होता है 2 माइनस का, -2 या 2-, उसको बैलेंस करने के लिए ऐसे धातु का प्रवेश करवाया जाता है जिसका चार्ज होगा +2। ठीक है, बैलेंस करने के लिए। ठीक है, इस प्रकार से मेटलोपॉर्फिरिन बन जाएगा। अब मेटलोपॉर्फिरिन बन गया, किस तरह से स्थायी संरचना है, इस पे भी क्वेश्चन आ जाता है कि जो धात्विक पॉर्फिरिन होती है उसकी संरचना, एक स्थायी संरचना
क्यों होती है। तो आपसे पूछा जा सकता है और मैंने आपको बताया भी था कि इसकी जो स्थायी संरचना है वो इसलिए होती है क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का विस्थानीकरण हो सकता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइजेशन हो सकता है, इस वजह से इसे मैक्रोपॉर्फिरिन को एक स्थायी संरचना कहा जा सकता है। ठीक है, कहा जाता है। इसके अलावा इसके अगर उपयोग की बात करें यूजेस की, तो मैंने आपको बताया था कि धातु पॉर्फिरिन या मैग्नोपॉर्फिरिन की जो संरचना है वो एक कह सकते हैं क्लोरोफिल, हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन में पाई जाने वाली जो एक बेसिक संरचना होती है वो है। ठीक है, जो बेसिस होता है सभी तीनों चारों संरचनाओं का, क्लोरोफिल, हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन का, वो धातु पॉर्फिरिन ही होता है। उस धातु पॉर्फिरिन के आगे ही और नए समूह जुड़ जाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसके बाद धातु पॉर्फिरिन के बाद जो कि है हीमोग्लोबिन मायोग्लोबिन पे। मैंने आपको कहा था हीमोग्लोबिन मायोग्लोबिन पे कई तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं, एक एक करके हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले देखिए हीमोग्लोबिन मायोग्लोबिन का क्या फंक्शन है। ठीक है, क्या उसका एक कह सकते हैं कार्य है, क्या फंक्शनिंग है, उसके बारे में पूछा जा सकता है। मैंने बताया था कि हीमोग्लोबिन का काम है ट्रांसपोर्ट कराना और मायोग्लोबिन का काम है संरक्षण करना या फिर स्टोर करने का। ठीक है, तो ये इस पे भी आपसे पूछा जा सकता है। इसके अलावा हीमोग्लोबिन मायोग्लोबिन की क्या संरचना होती है, जैसे कि हमें पता है कि हीम संरचना होती है, केंद्रीय संरचना हीम संरचना होती है, जिसके चारों ओर कौन से समूह जुड़े हुए हैं वो निर्धारित कर रहा है कि हीमोग्लोबिन है या फिर मायोग्लोबिन है। ठीक है, तो ये है अंतर दोनों संरचनाओं में। केंद्र में हीम संरचना तो है ही, बस अंतर आता है कि चारों तरफ कौन कौन से जो ग्रुप हैं वो जुड़े हुए हैं। अब नेक्स्ट देखिए हीमोग्लोबिन मायोग्लोबिन का क्वेश्चन तो इस तरह से बन गया। इसके अलावा क्वेश्चन बन सकता है कि हीमोग्लोबिन जो है वो मायोग्लोबिन को ऑक्सीजन को क्यों ट्रांसफर करता है। मैंने आपको बताया था कि हीमोग्लोबिन जो है वो मतलब हायर प्रेशर वाली जो कंडीशन होती है, उच्च दाब वाली जो कंडीशन होती है, वहां पर तो हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन की दोनों की बिल्डिंग पावर या बिल्डिंग कैपेबिलिटी समान होती है, एक जैसी होती है। लेकिन अगर दाब निम्न हो जाता है या लोअर प्रेशर वाली कंडीशन आ जाती है, तब यहाँ पर कुछ अलग हो जाएगा। अलग ये होगा कि हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन को बांधे रखने की क्षमता कम हो जाएगी, यानी ऑक्सीजन को वो अब आगे छोड़ देगा और मायोग्लोबिन को दे देता है। ठीक है, तो इस तरह का क्वेश्चन यहाँ पर बन सकता है। इसको भी मैं आपको नोट करवा देती हूँ। सबसे पहले देखिए फंक्शनिंग की बात करते हैं। 5th नंबर का क्वेश्चन हो गया आपका। हीमोग्लोबिन तथा मायोग्लोबिन के कार्य बतलाइए। राइट फंक्शंस ऑफ मायोग्लोबिन। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। एक तो क्वेश्चन ये हो गया हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन पे, और अगला क्वेश्चन
संरचना बनाए। अब आपको मैंने जो संरचना बताई थी वो एक हीम समूह की संरचना थी, तो आप उसे भी ढंग से याद कर लेना। हीम समूह की संरचना बनाइए। ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ हीम ग्रुप। ठीक है, तो इस टाइप का एक सेकंड क्वेश्चन इसमें बन जाएगा हीमोग्लोबिन मायोग्लोबिन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन बन सकता है कि हीमोग्लोबिन अगला क्वेश्चन इस तरह से बन सकता है कि मानव शरीर में फेफड़ों से ऊतकों तक यानी लंग से टिश्यूज तक ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है, उसका पूरा का पूरा वर्किंग प्रोसेस जो मैंने आपको लिखवाया था उस पर भी क्वेश्चन आ सकता है। इसके अलावा एक क्वेश्चन ये आता है कि अगर कार्बन मोनोऑक्साइड या फिर PF3 का इनहेलेशन हो जाता है या फिर उसको हिंदी में कहें तो उसको अगर शरीर के अंदर ले लिया जाता है कार्बन मोनोऑक्साइड और PF3, ठीक है, तो वो किस तरह से पॉइजनस इफेक्ट रखते हैं उस पर भी क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो सबसे पहले आप इसको नोट करें, फिर मैं इसको मिटा देती हूँ। दो क्वेश्चन और बन रहे हैं यहाँ पे। अब तक हमारे 6 क्वेश्चन आई थिंक हो गए हैं। 7वां वाला क्वेश्चन होगा ये, हीमोग्लोबिन द्वारा O2 परिवहन प्रक्रिया में CO तथा PF3 विषैला प्रभाव दर्शाते हैं, इसे समझाइए। CO and PF3 show poisonous effect
शरीर में चली जाती है, हम इसको अंदर ले लेते हैं। तो ये दोनों हीम जो समूह है हीमोग्लोबिन का, उसके साथ जुड़ जाती है। जब हीमोग्लोबिन के साथ ये समूह जुड़ जाते हैं तो आगे हीमोग्लोबिन के पास इतनी क्षमता नहीं होती कि वो ऑक्सीजन को आगे परिवहन उसका कर सके, यानी ऑक्सीजन को वो अपने साथ जोड़ ही नहीं पाता, बिंद ही नहीं कर पाता है, उसके साथ बंध नहीं बना पाता है। जब ऑक्सीजन को नहीं ले जा पाएगा हीमोग्लोबिन तो शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, जिससे एक कह सकते हैं कि विषैला प्रभाव दर्शा रहा है, एक पॉइजनस इफेक्ट दर्शा रहा है, ये दोनों के दोनों अणु या फिर मॉलिक्यूल। ठीक है, तो लास्ट केस में इसमें यही होता है कि जब बहुत ज्यादा इनहेलेशन हो जाता है, सारी की सारी जो हीमोग्लोबिन है इन अणुओं के साथ बंध बना लेती है, तो अंत में जाके कंडीशन ये आती है कि उस इंसान की मृत्यु तक हो जाती है। ठीक है, तो इस वजह से इसको कह दिया गया है कि एक पॉइजनस इफेक्ट शो कर रहा है। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन नोट करें। इसके अलावा एक क्वेश्चन और है हीमोग्लोबिन मायोग्लोबिन में, उसके बारे में लिखवा देता हूँ। एक नंबर का क्वेश्चन है ऑन द मैकेनिज्म मानव शरीर में फेफड़ों से ऊतकों तक O2 के परिवहन को समझाइए। The mechanism of transportation of O2 from lungs to tissue in human body ठीक है, ये वाले जो क्वेश्चन है अभी जो मैंने आपको चार लास्ट क्वेश्चन करवाए हैं वो क्वेश्चन बनते हैं हीमोग्लोबिन मायोग्लोबिन पे। इसके अलावा एक इम्पोर्टेंट टॉपिक और है चैप्टर से जो कि है नाइट्रोजन फिक्सेशन। नाइट्रोजन फिक्सेशन पे भी कई सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, आपसे डेफिनेशन ही पूछी जा सकती है नाइट्रोजन फिक्सेशन की, और इसमें पूछा जा सकता है कि बायोलॉजिकल लेवल पे नाइट्रोजन फिक्सेशन किस प्रकार से होता है, उसकी कार्य प्रणाली के बारे में। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन यहाँ पे बन सकता है कि NO का क्या उपयोग है इस
नाइट्रोजन फिक्सेशन अभिक्रिया पे। ठीक है, चौथा क्वेश्चन आ सकता है नाइट्रोजनेज पे। नाइट्रोजनेज क्या होता है और उसका एक्टिव सेंटर क्या है, इस पर भी एक क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो इस प्रकार से कुछ 4-5 क्वेश्चन आते हैं और नाइट्रोजन फिक्सेशन का जो टॉपिक है वो कवर हो जाता है इसमें। तो वो वाले क्वेश्चन भी हम देख लेते हैं। 9th क्वेश्चन में आपका राइट ए शॉर्ट नोट ऑन नाइट्रोजन यौगिकीकरण पर एक लेख लिखिए। राइट ए शॉर्ट नोट ऑन, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन नाइट्रोजन फिक्सेशन। ठीक है, नाइट्रोजन फिक्सेशन पे शॉर्ट नोट लिखवाया जा सकता है। इसके अलावा MO की क्या भूमिका है इस नाइट्रोजन फिक्सेशन प्रक्रिया में, उसके बारे में आपसे पूछा जा सकता है। मैंने आपको बताया था MO की क्या यहाँ पर प्रक्रिया रहती है। नाइट्रोजन यौगिकीकरण की जैविक प्रक्रिया में MO की भूमिका का वर्णन कीजिए। का वर्णन कीजिए। Discuss the role of MO in the process of nitrogen fixation in biological method। ठीक है, तो बायोलॉजिकल मेथड में ही एमओ का यूज होता है, जबकि इंडस्ट्रियल मेथड में तो हमने बाकी जो कंपाउंड्स हैं उसको कैसे बनाया गया था वो चीज देखी थी, उसमें मैलोनेट नहीं आया था। अच्छा, एक क्वेश्चन और बच गया इसमें जो कि हीमोग्लोबिन मायोग्लोबिन से था, वो मैं आपको बताना भूल गई। एक क्वेश्चन और लिख लें।
दिया था उस पर भी एक सेपरेट क्वेश्चन आ जाता है, तो वो और नोट कर लें। 11 नंबर का क्वेश्चन है, यहीं पे लिख देती हूँ उसके बारे में। एचबी तथा एमबी का O2 बर्नर वक्र बनाइए। इस पे भी क्वेश्चन आई थिंक 2019 में आ चुका है, तो थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। 2019 में क्वेश्चन आएगा। ड्रॉ द ऑक्सीजन कर्व ऑफ ऑक्सीजन बेंडिंग कर्व ऑफ HB and MB। ठीक है, तो इस तरह से 11 क्वेश्चन मैंने आपको एज इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बता दिए हैं। अब उम्मीद करती हूँ कि कम से कम आपको आज समझ में आ गया होगा कि चैप्टर में किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, और ये सारे ही क्वेश्चन जो हैं वो प्रीवियस ईयर्स में इस टाइप के क्वेश्चन आ चुके हैं। तो इन क्वेश्चन को ध्यान में रखते हुए आपको अपना टॉपिक प्रिपेयर रखना है, और ये वाला जो चैप्टर है, जो कि आपका चैप्टर है यूनिट 5 से, उसके ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज कंप्लीट हो गए। ठीक है, थैंक यू।